कि अधिकांश जी। लोगों को अच्छा भारत नहीं चाहिए। जिस भारत में वो रह रहे हैं वो ही उनके लिए अच्छा है, हम्म। जिसमें आपका सिर फटा हुआ है और थाने से आपको बेइज्जत करके भगा दिया जाता है, आपसे पैसा मांगा जाता है, आपके अपोनेंट जी। को बुलाकर झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं और आप बरसों जी। वर्ष कोर्ट कचहरी में प्रताड़ित होते हैं और न्याय से आपको वंचित रखा जाता है। इस दुष्ट जी। व्यवस्था में हम में से बहुत सारे लोगों को बेहद आनंद आता है और हम जी। अपनी रोटियां भी सेक पाते हैं। हम्म। अरुण कुमार जी, ज़रा अपना थोड़ा सा परिचय दें। आ, अरविंद नाम है मेरा और मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। और शिक्षा क्या है, काम क्या करते हैं, गौ रक्षा से और जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं, अब तक क्या क्या कर पाए हैं? और आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। ये बता चलिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आरएसएस हम्म। अच्छा भारत चाहती है? वैसे आपको ये प्रश्न बड़ा जी। हम्म। अप्रासंगिक लगता होगा कि ये संस्था हम्म। जो राष्ट्रीय हित के लिए काम करने के लिए ही जानी जाती है, उसके बारे में ऐसा हम्म। बेहुदा सवाल पूछना क्या औचित्यजनक है? आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि साहब ये क्या बेहुदा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना हम्म। चाहूँगा कि क्या सचमुच आरएसएस अच्छा भारत चाहती है? और फिर अच्छे भारत के कंटूर क्या हैं? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का जुमला है या अच्छे भारत के कुछ कंटूर हैं, और वो कंटूर हैं तो क्या है? क्या कहना है आपका अरविंद जी? देखिए, हम लोग तो अच्छे भारत के लिए ही काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उस अच्छे भारत और में का संविधान तो 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। जो 20% बाबा हम्म। आम्बेडकर ने हमको दिया, उसको हमने उल्लंघन हम्म। करते हुए 55 कानून बना डाले। हम इतने दुष्ट हैं कि जी। आर्टिकल 370, जिसमें कि सिर्फ हम्म। दो ही शर्तें थी हटाने के लिए, जिसके टाइटल में लिखा हुआ था कि इट इज़ ए टेम्पररी क्लॉज, और उसमें दो शर्तें जी। थी कि एक शर्त थी कि कंस्टिट्यूंट असेंबली को कंसल्ट करिए, दूसरा है कि हम्म। प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करे। अब यदि कंस्टिट्यूंट जी। असेंबली एग्जिस्टेंस में नहीं रही है तो ये शर्त अपने आप हम्म। में निर्मूल हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्या जी, सोचते बिल्कुल हैं, क्या बिल्कुल। सोचते हैं आप? यदि कंस्टिट्यूंट असेंबली ही एग्जिस्टेंस में ना रहे तो संविधान हम्म। की ये शर्त अपने आप में शून्य, निर्मूल या नल एंड वॉइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह गया। जी। इसका मतलब है कि केवल हमें प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन चाहिए, और प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन की प्रक्रिया निर्धारित है। वो है कि कैबिनेट किसी मसौदे को अनुमोदित करके प्रेसिडेंट को भेजता है, प्रेसिडेंट उसको अनुमोदित करता जी। है और नोटिफिकेशन जारी कर सकता था। इसका मतलब है कि जी। आर्टिकल 370 13 दिन की हम्म। हम्म। वाजपेयी सरकार भी हटा सकती थी। 13 दिन वाली, हम 13 महीने वाली बात नहीं कर रहे हैं। जी। जी। तो हमारे सलाहकार तो दुष्ट है ना, वो आपको सीधी बात बताते ही नहीं है। अब आज की ब्यूरोक्रेसी को जी। देखो तो वो कहती है कि हर जगह तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को प्रभारी बना दो, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जबकि वही दुष्टता के लिए जिम्मेवार हैं, वही लाट साहब हैं। जी। आज आप बताइए, अधिकांश कार्यालयों में आपको जी। अधिकारी फ़ोन पे नहीं आते हैं, आते हैं क्या? नहीं, काम कराने में तो कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई है। नहीं, मैं कठिनाई के लेवल बताना चाहता हूँ। पहली कठिनाई ये है कि आप उनको फ़ोन से हम्म। दूरभाष पे अपनी समस्या बताना चाहते हैं। तो आप आरएसएस से जुड़े जी। हुए और कार्यकर्ता हैं, फिर भी मुझे पक्का विश्वास है कि आपको भी दिक्कत आती होगी। आपके फ़ोन पर भी कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, ये सब लोग पक्का नहीं आते होंगे। आते हैं क्या? आसानी से तो नहीं, नहीं आते होंगे। परेशान नहीं, परेशानी तो होती है, परेशानी तो सबको होती है।
अब मुझे तो लोगों ने यहाँ तक बताया है कि साहब हम एक व्यक्ति ने कहा कि सर हमको 5 साल से शासकीय भुगतान नहीं हो रहा है, मेरे गोडाउन किराए पर लिया था सरकार ने, और उसका जो है एक बार उन्होंने पेमेंट करने की कोशिश की, उनकी तरफ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण पेमेंट नहीं हो पाया। अब मैं 5 साल से भटक रहा हूँ। भाई आपने मुझे जी भुगतान करने की प्रक्रिया पूरी कर दी थी, अब आपके एंड पर टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण यदि भुगतान नहीं हो पाया है तो यू शुड री अटेम्प्ट एंड यू मेक यूज ऑफ द अल्टरनेट मेथड्स आल्सो, है कि नहीं है? जी जी, बिल्कुल 5 बिल्कुल। साल बाद वो व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, बोला सर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा कि आप हम्म जाके अधिकारी से नहीं मिले? बोले सर मैं हम्म, मिला हूँ, दिन भर बैठा रहता हूँ, अंदर ही नहीं जी बुलाते हैं। जी मैंने कहा कोई बात नहीं, हम्म, मैं फ़ोन कर देता हूँ, जी तुमको वो बुला लेंगे, आप दस्तावेज वगैरह सब उनको हाँ हैंड ओवर कर दीजिए, भुगतान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर जी मैंने उस अधिकारी से बात की कि मैंने कहा ऐसा ऐसा समस्या मेरे समाधान ध्यान में लाई गई है, और जी शायद आपसे जुड़े मतलब आपके कनिष्ठ लोग जो है उनसे कुछ धन की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसकी पूर्ति हो नहीं रही जी है, तो बेचारा 5 साल से भटक रहा है। तो उन्होंने जी छूटते ही मुझसे कहा कि नहीं नहीं सर, ये तो धनवन की तो बात होगी नहीं, लेकिन मैं उनको देखता हाँ हूँ। मैंने कहा वो व्यक्ति आपके कार्यालय के हाँ बाहर बैठा हुआ है और कई बार बैठ चुका है। तो फिर जी ये बात मेरी ख़त्म हो गई, और फिर मैंने तब तक उनको फ़ोन लगाया। मैं फ़ोन लगा रहा था तब तक जी अंदर से कॉल आ गया, बुला भी लिया उन्होंने, उनकी बात सुनी, उनका काम भी हो जी गया। लेकिन व्यवस्था जी कितनी दुष्ट है। मतलब यदि एक डीजी फ़ोन नहीं करता तो संभवतः उस व्यक्ति के जायज़ काम नहीं होता। ये कौन सी लाटसाबी हाँ व्यवस्था है जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों के लिए तय की हुई थी? फिर हमारे इन राजनेताओं ने हमें अभी भी गुलाम बना के रखा है। 3 नए कानून बनाए। क्या हम इतने हाँ दिमाग से अपंग हैं, बुद्धिहीन हैं, मंदबुद्धि हैं, अपने लिए 3 अच्छे कानून नहीं बना सकते हैं क्या? क्या सोचते हैं अरविंद जी आप? बिल्कुल बना सकते हैं, तो फिर बना सकते हैं। तो वो फिर शासन माननीय अमित शाह ने शासन की फिर माननीय अमित शाह ने पुराना सेक्शन ये और नया सेक्शन ये कहते हुए भाई ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल आपको परोस दी। क्या अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को लज्जा आएगी? क्यों नहीं आती है लज्जा इन लोगों को? जी जी बताइए आप, उन्हें लज्जा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अच्छा, एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपके मत में हाँ, देश के प्रधानमंत्री को संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं? प्रधानमंत्री का तो को अधिकार तो नहीं होता है, वो तो कैबिनेट बहुत सुंदर बात को कही अधिकार आपने, होता है। बहुत सुंदर हाँ बात हाँ, कही। और यदि कैबिनेट हाँ, कैबिनेट जो तय करती है उसको जो है ना वो प्रधानमंत्री उसका उपयोग करते हैं। तो मैं एक ओरिजिनल पावर बता देता हूँ जो आपने नहीं बताया है, लेकिन आपने जितनी बात कही है वो पूरी दुरुस्त कही है, सही कही है, इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया है, राइट। जी वो बात है कि एक पावर है कि आपके कैबिनेट में कौन रहेगा, इसका रिकमेंडेशन करने का मूल अधिकार प्रधानमंत्री को है। ये मूल अधिकार है उनका, बाकी उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। वो कैबिनेट की सहमति से निर्णय ले सकते हैं और उस निर्णय को प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, और प्रेसिडेंट के अनुमोदन के बाद वो निर्णय होता है। जब तक प्रेसिडेंट उस पर जी अपने बिल्कुल। साइन नहीं करते हैं तो वो निर्णय भी नहीं होता है। ये बात सही है जी कि नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जब 1948 में जीत रहे थे तो उन्होंने किस अधिकार के तहत बिना अपने कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना तत्कालीन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कॉन्फिडेंस में लिए, किस अधिकार से श्री जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया रेडियो गए और उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की और यूनाइटेड नेशंस जाने की घोषणा की? माननीय जवाहरलाल नेहरू को ये अधिकार किसने दिया था? संविधान ने तो नहीं दिया था। क्या तो जवाहरलाल नेहरू संविधान का यह कृत्य असंवैधानिक नहीं था? हम लोग कहते हैं गलतियां हुई बिल्कुल हैं, था। गलतियां नहीं है, असंवैधानिकता है ये। गलती और असंवैधानिकता में जो है ना अंतर होता है। जिन चीज़ों जी पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चर्चा की
सरदार वल्लभ भाई जी। पटेल के डिपार्चर के बाद वो सब चीज़ें दुष्टतापूर्वक जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का हिस्सा कैसे बनवा ली, जिसपे विस्तार से विचारण हो चुका था। जी। 1954 में जी। बिना पार्लियामेंट जाए आर्टिकल 35A जी। कैसे पैदा हो गया? क्या हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार दिया है कि वो अपनी शक्ति से कोई आर्टिकल पैदा कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जनवरी 2019 में जब ये हटाया गया आर्टिकल 35A, तो ये पार्लियामेंट ने चर्चा के दौरान एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब ये तो मेरे सामने कभी आया ही नहीं है, ये तो संवैधानिक ही नहीं है, ये तो इसे संवैधानिक व्यवस्था के तहत संविधान का हिस्सा ही नहीं माना जा सकता है, तो फिर आप मुझे संविधान से हटाने के लिए क्यों लाए हैं? ये तो संविधान में है ही नहीं। जो ये दिखा रहे हैं वो तो गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया का तो पालन ही नहीं हुआ है। जी। ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था पार्लियामेंट को? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आर्टिकल 35A को पार्लियामेंट को शून्य घोषित करना चाहिए था, हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये असंवैधानिक था, संविधान का हिस्सा ही नहीं था। लिहाजा जिस डेट से ये निर्मित हुआ है उसी डेट से इसे शून्य घोषित किया जाता है। और जिन लोगों ने संविधान का अवमानना करते हुए यह कृत्य किया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भर्त्सना करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। लिहाजा हम उनके इस असंवैधानिक कृत्य की हृदय से भर्त्सना करते हैं। ये पार्लियामेंट कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, वो लेकिन समय की किया क्या नहीं, टेक्निकल इन लोगों के समय। लेकिन हाँ, किया नहीं करेक्ट। आर्टिकल कर सकती थी। यदि संविधान की व्यवस्था के विपरीत 55 कानून बनाए गए हैं अरविंद जी, जी। जी। तो उन्हें निरस्त करने में एक प्रस्ताव लाना था केवल कि ये कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत हैं, लिहाजा मैं उन्हें रिपील करता हूं। जी। इसमें जी, कोई बिल्कुल, दिक्कत थी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्यों नहीं किया? 3 टेनवर अटल बिहारी जी को मिले, 13 दिन 13 महीने और एक पूरा टेनवर, और अब 3 टेनवर नरेंद्र मोदी जी को मिल गए हैं। फिर आरएसएस अपने आप को देशभक्त कैसे कह रही है? क्या आरएसएस ऐसे अच्छे भारत, जिसको मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, उसे अडॉप्ट करने की हिम्मत रखेगी, या घटिया पॉलिटिक्स के तहत अपनी ही हितों को साधेगी? वर्तमान में मोहन भागवत जी क्या अपने हितों को साध रहे हैं? क्या भाजपा से बेहद डरे हुए हैं? क्या वो भाजपा को एक अध्यक्ष जो आरएसएस की प्रक्रिया के तहत नामांकित किया जाता है और आरएसएस का अध्यक्ष बनता है, ये लंबे समय से आई हुई प्रक्रिया का नरेंद्र मोदी जी पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मोहन भागवत नरेंद्र मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं? क्या अघोषित 75 वर्ष का नियम माननीय मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी दोनों पर लागू नहीं होना चाहिए? अमेरिका के कानून में तो, संविधान में तो, प्रेसिडेंट कितना भी महान क्यों ना हो, उसे 2 टर्म से ज़्यादा का हक नहीं है। ऐसे कुछ प्रावधान हमें अपने संविधान में भी कर देना चाहिए। ये वंशागत प्राइम मिनिस्टर बनने की प्रक्रिया कब तक चलेगी? हर नेता अपने वंशजों को तैयार करता है, वो जो है ना, उनको टिकट भी मिलता है, वही मंत्री बनते हैं, वही कैबिनेट मंत्री बनते हैं। इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, फिर भी ये केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं और कैबिनेट में भी जगह पा जाते हैं। जी। किस मुंह से भाजपा कहती है कि हम दूसरे से अलग हैं? मुझे तो कुछ अलग नहीं दिखता है। आप जो लोगों को टिकट मिले हैं और अपने नेता के देख लीजिए, उनमें से कितने लोग नेताओं से जुड़े हुए हैं। फिर कैसे कह सकते हैं कि भाजपा इज द पार्टी विद द डिफरेंस, और वी शुड से भाजपा इज इक्वली पार्टी विद द डिफरेंसेस, जहाँ बहुत सारे वो बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। नितिन गडकरी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हाशिए पे क्यों लाया गया?
आदित्यनाथ जी जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हाशिए पे क्यों लाया गया? उन्हें जो इनकी एक कोर कमेटी होती है, उसमें इन दोनों को क्यों नहीं रखा गया? नहीं, इन प्रश्नों का जवाब कौन देगा? क्या राष्ट्रभक्त आरएसएस देगी? क्या सरसंघचालक मोहन भागवत इसका जवाब देंगे? कौन देगा इसका जवाब? और फिर आरएसएस को अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त और संस्कृति भक्त कहने का क्या हक है? इस देश में वर्ष 1990 में एक घृणित कानून बना, जिसको बड़े सुंदर भाषा में कहा है वर्शिप प्लेसेस एक्ट। आपको मालूम है ये असंवैधानिक एक्ट है। क्यों है असंवैधानिक? ऐसा नहीं कि ये पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ है, ये बिल्कुल पार्लियामेंट में पारित हुआ है, लेकिन ये असंवैधानिक इसलिए है कि इसके सेक्शन 4 ने आम भारतीय को कोर्ट में जाने का हक छुड़ा लिया है। अब अरविंद कुमार जी, मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में सभी आताताई 15 अगस्त 1947 के पहले आ चुके थे ना? नहीं, बाद में भी आए होंगे, लेकिन बाद में भी आए हैं, छोटे मोटे बॉम्बे विलास कांड के जैसे। लेकिन अधिकांश आताताई जो है, जिन्होंने सामूहिक रूप से आकर हत्याएं की, बलात्कार किया, आपकी महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचा, ऐसे दुष्टों को द्वारा घृणित कृत्य करते हुए मां भारती के भव्य मंदिरों में, जो कि वैदिक गति से बनाए गए थे, जिनका वैदिक अर्थ था, जिनका वैदिक अलाइनमेंट था, ऐसे मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी जगह बदसूरत ढांचे खड़ा कर दिए। फिर किस तरीके से 15 अगस्त 1947 को ये बता दिया गया है कि साहब राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति है वैसी ही रहेगी, और हम में से किसी को भी न्यायालय की शरण जाने में की इजाज़त नहीं है, न्यायालय इसका संज्ञान भी नहीं ले सकती है। ये कानून क्या असंवैधानिक नहीं है? क्या लगता है अरविंद जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आरएसएस और भाजपा ने वर्शिप प्लेस एक्ट को रिपील क्यों नहीं किया? क्यों हम कोर्ट की गलत मेहरबानियों पर जीवित हैं कि वो कहते हैं कि साहब ओरिजिनल प्लेस का जो है ना क्या स्वरूप था, हम इसका सर्वे कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह देती कि हाँ ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जो स्वरूप है वही बना रहेगा। अरविंद जी इस बात से सहमत हैं आप कि नहीं हैं? बिल्कुल। तो बेहतर होता कि हम वर्शिप प्लेसेस एक्ट को ही रिपील कर देते। क्या सोचते हैं आप? चलिए, एक शासन हेलो शासन की क्या मजबूरी? अरे कौन से शासन की बात कर रहे हो? शासन की क्या किस शासन की बात कर रहे हो? शासन की किस शासन की बात कर रहे हो? उस शासन की जिसने हमारे पार्लियामेंट में 251 अपराधियों को भर दिया है, उस शासन की? किस शासन की बात कर रहे हैं आप? किस नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं जिसने 251 सांसद आपराधिक चरित्र के पार्लियामेंट में बिठा दिए? जिसने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कि जब इस देश में चपरासी को सचरित्र होना जरूरी है तो कानून के निर्माताओं को सचरित्र होना चाहिए, इसलिए इलेक्शन में केवल उसी व्यक्ति को बैठने की पात्रता होना चाहिए जो सचरित्र है, जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस अनुशंसा को ना मानने वाला देशभक्त है या देशद्रोही है? क्या मानते हैं आप? ये तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट प्यादे हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? जो खुद कॉलेजियम के उसमें फेर में फंसे हुए हैं, जो अपने भाई भतीजों को ही कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं, वो जितना कर ले रहे हैं इस लिमिटेशन के साथ, उसके लिए उन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए। वो कम से कम इन राजनेताओं जैसे दुष्ट तो नहीं है जो अपराधियों को ही टिकट देते हैं, जो इस देश की ऐसी मजबूत बालाएं जो इंटरनेशनल उसमें गोल्ड मेडल लेके आई हैं, उनका शारीरिक दोहन और शारीरिक शोषण होता है। उन्हें जो है जंतर मंतर पे धरने पे बैठना होता है, और वो दुष्ट
100 मीटर दूरी में जो है ना अपने बंगले में ऐश करता है। कैसे 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 शासन की बात कर रहे हो? किस शासन की बात कर रहे हो? जिसने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जिसने ऐसी जटिल प्रक्रिया थोप के रखी है कि आप बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और आपको न्याय नहीं मिलता है। चलिए छोड़िए, अरविंद जी, क्या अच्छे भारत को बनाने में आप हमारे साथ हैं? अरविंद कुमार, छोड़िए आरएसएस को, छोड़िए नरेंद्र मोदी को, छोड़िए सभी को। व्यक्तिगत अरविंद कुमार क्या हमारे साथ खड़े हैं या वो भी नहीं है? वो भी नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। राजनेताओं के गुलाम हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने से वो डरते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जो छोटा मोटा पद मिला हो वही ना छुड़ा लिया जाए। नहीं, हमको वो पद की चिंता नहीं है। तो क्या मैं ये मानूं कि आप मैथिलीशरण गुप्त के साथ खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। चलिए, तो क्या मैं जो छोटे 2-3 आग्रह करूंगा उसे आप मानेंगे? जी बताइए। पहला आग्रह है कि आप दिन में जिस काम से निकलते हैं उस काम को पूरी लगन, क्षमता, तल्लीनता से पूर्ण करें। जी। जब वह काम पूर्ण हो जाए तो वहाँ 2, 4, 5, 6 लोग, जितने भी लोग हों, उनको इकट्ठा करके क्राइम फ्री भारत जो हमारी चैनल है, जिसमें मैथिलीशरण गुप्त कह रहे हैं कि महापरिवर्तित भारत जमीन पे आना संभव है, वो भी भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसा खर्च किए हुए। जहाँ कर्ज मुक्त भारत संभव है, वो भी भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसा खर्च किए। उल्टा भारत सरकार को हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। किसी भी देशवासी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, ना इनकम टैक्स, ना कॉरपोरेट टैक्स, ना जीएसटी, ना सेंट्रल, ना स्टेट। और सभी राज्य सरकारों के और केंद्रीय सरकारों के खजाने भरे रहेंगे, ये आश्वासन मैथिलीशरण गुप्त देते हैं। फिर ईडी और सीबीआई का छापा डलवाने के लिए टैक्स चाहिए क्या? आप बताइए। ईडी और सीबीआई छापे मारती है, करोड़ों के जो है ना टैक्स लाइबिलिटी निकालती है, और जब सेटल होता है तो वो करोड़ों, 1000 करोड़ मालूम पड़ा कि 1 करोड़ में 50 लाख में सिमट जाते हैं। ऐसे दुष्टों ने जिन्होंने इतनी लाइबिलिटी निकाली है, उन्हें निलंबित करके नौकरी से निकाला जाना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? यदि उनकी समझ इतनी छोटी है तो बिल्कुल निकालना चाहिए। कौन निकालेगा? क्या ऐसा कंडक्ट रूल में प्रावधान करेंगे? क्या अंग्रेजों ने जिन लाट साहबों को बनाया था उनके हम कंडक्ट रूल बदलेंगे? जहां हर किसी भी व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो छोड़िए दूसरा क्या करेगा कि नहीं करेगा। आपको जो हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, इवन जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो भी 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हमारी हर बात रिकॉर्डेड होती है, क्योंकि मैं इसे ऊर्जा मानता हूँ। अरविंद जी से मैंने जो बात की वो दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मैथिलीशरण गुप्त ने क्या बात की। जी। तो जो वीडियो उसमें अच्छा लग रहा है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसे तेज आवाज़ में सुनिए और पूछिए कि भैया ये भारत आपको चाहिए क्या? तो बस अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। मेरे ख्याल से कल तक मैं वो डॉक्यूमेंट जारी कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं कहता हूँ कि मैं अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ, इतना ही कह दीजिए। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं सर, एक संकल्प का प्रारूप बना दें। तो मैंने संकल्प का, अच्छे भारत का और चंद्रगुप्त का, जिसमें 6 तरीके के चंद्रगुप्त हैं। एक गांव का चंद्रगुप्त, एक मोहल्ले का चंद्रगुप्त, एक शहर का चंद्रगुप्त, एक जिले का चंद्रगुप्त, फिर प्रांत का चंद्रगुप्त और देश का चंद्रगुप्त। तो जो गांव का चंद्रगुप्त होगा वो पंच सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले का चंद्रगुप्त होगा वो पार्षद बनेगा, जो शहर का होगा वो मेयर बनेगा, जो जिले का होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो प्रदेश का चंद्रगुप्त होगा नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, 2 और 3 वाला उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 वाला राज्य सरकार का मंत्री, और 70 से 402 के बीच में आने वाला विधायक। और जो देश के उस लिस्ट में आएगा नंबर 1 आने पर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लिहाजा प्रधानमंत्री पार्टियों की मर्जी से नहीं बनेंगे, जो अच्छे भारत का संकल्प लेके इसे जन जन तक पहुंचाएंगे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे ही नंबर 2 और 3 पर आने वाला उप प्रधानमंत्री, 4 से 82 के बीच में आने वाला केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 जो में आने वाला वह जो है सांसद बनेगा। और मैंने ऐसी एक प्रक्रिया बनाई है, कभी विस्तार से आपको समझाएंगे कि
इवन शपथ लेने के बाद अब प्रधानमंत्री भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अभी तो गड़बड़ी उन्होंने की है। चाबी कहाँ है? हैं? सत्यम से पूछो तो। क्या? एक मिनट। हाँ, लिया था ऑफिस खोलने के लिए। हेलो। यस। जी। तो वो संकल्प का वीडियो बना के यदि आप हमें भेजेंगे तो हम उसको यूट्यूब पर पब्लिश भी करेंगे, और यदि उनका कोई प्रश्न है तो उसका वीडियो बनाकर भी भेज देंगे, तो उसका जवाब भी देंगे, और यदि उसका नंबर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है हम उससे संवाद भी करेंगे। जी। दूसरा काम करना है कि रविवार को रोटेशन जी। के आधार पर अपने लोगों को प्रेरित करें कि वो किसी न किसी बहाने से अपने लोगों को बुलाएं। और यहाँ अपने लोगों का मतलब है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिनके हम इस अब तक की यात्रा में संपर्क में आए हैं, वो सब लोग अपने हैं। जी। जी। उनको जो है ना कोई आमंत्रित करने का बहाना दे दीजिए, क्योंकि आज की व्यस्तता में बिना बहाने के कोई भी आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यस्त है कि नहीं है। तो यदि मैं जो है अरविंद जी को इनवाइट करूंगा कि आइए साहब, जो है ना हमारे शादी की सालगिरह है, तो हो सकता है बिहार से अरविंद जी हमारे उसमें आ जाएं, राइट, बिहार से भी आ जाएं। जी। लोकल लोग तो आ ही जाएंगे कि चलो भाई डीजी साहब बुला रहे हैं तो चलो चल देते हैं। तो यदि आप बहाना देंगे तो लोग बाग पहुँचेंगे। फिर उसमें जो है ना वही डाउनलोडेड वीडियो विस्तार से सुने और कहें ऐसा अच्छा भारत चाहिए, तो अच्छे भारत का संकल्प ले लें। बस ये दो काम करेंगे तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। मैं आपको महापरिवर्तित भारत जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे होगा, क्योंकि अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित करना आपके हाथ में है। जी। इतनी लंबी वार्ता के बाद क्या आपके जेहन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं? अच्छा है। ये सब काम तो होना चाहिए, और अच्छा भारत बने इसके लिए हम सबका प्रयत्न, कोशिश। राजनीति अलग विषय है और समाज अलग विषय है। ये राजनेता तो आपको नहीं देना चाहेंगे जिन्होंने 251 अपराधियों को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, जिन्होंने 3 नए कानून बनाने के बाद भी पुराना सेक्शन ये और नया सेक्शन ये ऐसा किया है, जिन्होंने आपके ऊपर लाट साहबों वाली वही अंग्रेज़ों की गुलाम वाली व्यवस्था थोप रखी है, जहां आपकी कोई सुनवाई नहीं है, जहां पीएम पोर्टल पे और सीएम पोर्टल पे और सब जगह पे रिपोर्ट करने के बाद भी हश्र एक ही हो रहा है। ये राजनेता तो आपको अच्छा भारत नहीं देंगे, जो स्वयं अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना लिया है। अब इन राजनेताओं से किसी अच्छे भारत की उम्मीद करना हमारी अपनी नासमझी है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का नाम नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो छोटी हैं, बड़ी हैं, सभी एक एक थैले के चट्टे बट्टे हैं। यदि उन्हें भी मौका मिलेगा तो वो भी यही सब घटियापंती करेंगे, यही उनका जो है पथ प्रदर्शक होंगे, यही उनके लिए मॉडल होगा। इससे हटके किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई सोच और चिंतन नहीं है। आपके यहाँ प्रशांत बाबू जी बहुत घूम घामते रहते हैं, बताइए प्रशांत का बाबू जी क्या आपको अच्छा भारत दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नीतीश कुमार जी आपको अच्छा भारत दे पाएंगे? क्या लालू यादव के जो पुत्र हैं वो आपको अच्छा भारत दे पाएंगे, जो स्वयं भी जो है ना 9वीं फेल हैं, 10वीं फेल हैं, क्या है? जी। नहीं, आपका क्या सोचना है? नहीं, संभव नहीं है। तो फिर मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हो जाओ। खोने के लिए क्या है? मैथिली शरण गुप्त आपसे मांग क्या रहे हैं जो आपका खो जाएगा? कुछ खो जाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जो छोटा मोटा पद जो है आरएसएस वगैरह ने किसी ने दिया हो, वो कहेंगे भाई आपने मैथिली शरण गुप्त से बात क्यों की है भैया, ये पद हम आपसे छुड़ा लेंगे। आपने इतने बड़े आतंकवादी जो कि अपने जो पूर्व डीजी भी हैं, भाई ऐसे बड़े आतंकवादी से बात नहीं करना चाहिए। हाँ? क्या सोचते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसी बात नहीं है तो 2020 में मैंने एक पूरा कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा, उस पर माननीय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने विचार क्यों नहीं किया? ये सब बातें तो हैं।